हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्ण कृपा। मैंने सेकंड चैप्टर में आपको अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डेफिनेशन समझाई थी। नाउ मैं आगे अब नेक्स्ट जो बची हुई डेफिनेशन है उसके बारे में आपको बताती हूँ। मेरी अभी फर्स्ट जो डेफिनेशन है प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स की इनकम जो बिजनेसमैन बिजनेस में अर्न करता है उसको किस हेडिंग में हम रखते हैं प्रॉफिट। Profit is further divided into the two parts is gross profit and net profit. Gross profit means कि difference between the selling and cost of goods. Selling जो हमें सेल करके मिलती है और cost of goods जो हमें प्रोडक्शन करके आती है, तो उन दोनों का डिफरेंस को हम क्या कहेंगे ग्रोस प्रॉफिट। इट मीन्स ग्रोस प्रॉफिट जीपी मतलब ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल minus cost of goods. Next है net profit. Net profit means to deduct all the expense which incurred by the businessman from the gross profit. Businessman जो एक्सपेंस अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स को सेल तक पहुंचाने के लिए करता है वो सारे एक्सपेंस हम किसमें डिडक्ट करते हैं ग्रोस प्रॉफिट में से, और उसको हम माइनस करके तब हमें क्या मिलती है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मींस इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स उसको हम कहते हैं। तो इसको हम दूसरी मीन्स डेफिनेशंस इक्वेशन भी बता सकते हैं। सेल माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स की नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी गेन। गेन इज ए प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर। प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस है। प्रॉफिट हम अर्न करते हैं सेल करके, गेन जो है इरेगुलर नेचर है, इसको हम सेल करके नहीं, वो इरेगुलर नेचर से हमें बिजनेस में अर्न होता है। जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो इसको हम किस हेडिंग में डालेंगे गेन में। इट इंक्रीज द ओनर्स इक्विटी। ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है लॉस। लॉस समटाइम या आपको कह दो कि इट इंक्रीज द, जब गेन से ओनर्स की इक्विटी इंक्रीज होती है और लॉस से क्या होगा इट डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी। इट इज आल्सो इरेगुलर नेचर्स के जो लॉसेस होते हैं, तो सेम इट डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी एंड लॉस इज एन अनवांटेड बर्डन ऑन द बिजनेस। इट मे बी क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स लॉसेस। one is normal loss, second is abnormal loss. Normal loss rise due to nature of product such as evaporation, leakage, loss of वेटेज। ठीक है, ये नॉर्मल लॉस होते हैं कि नॉर्मली ये लॉस बिजनेसमैन को बिजनेस में बियर करने पड़ेंगे कि कुछ नेचर प्रोडक्ट की नेचर ही ऐसी होती है कि उसमें वो उतने परसेंट्स हमें लॉस बियर करना ही पड़ता है। ठीक है, तो जिसको हम मीन्स आप कह सकते हो कि जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये लॉस बिजनेस को बियर करना पड़ेगा। और एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं? एबनॉर्मल लॉस इज द रिजल्ट ऑफ मिसहैपनिंग एंड केयरलेस, सच फॉर एग्जांपल फायर, थेफ्ट एंड फ्लड। अनहैपनिंग मीन्स फ्लड मीन्स नेचुरली हमें नहीं पता कि कभी भी आ सकता है। ठीक है ना, तो डेट इज द, और फायर और थेफ्ट जो है जो हमारी केयरलेस से होते हैं उसको हम किस हेडिंग में डालते हैं एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट है हमारा परचेजेस। परचेजेस जो है हेडिंग जो है परचेजेस, अंडर दिस हेड वी रिकॉर्ड ऑल द परचेजेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर द रीसेल। उसको हम किस हेडिंग में डालेंगे परचेजेस के। The terms purchases included both cash और credit। ठीक है, इस हेडिंग में हम बोथ
मीन्स जो क्रेडिट बेसिस पे भी अगर हम गुड्स हमने ली है, रॉ मटेरियल लिया है, और जो कैश परचेज में, कैश बेस में भी लिया है, उसको किस हेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे? परचेजेस। और इसी से साथ रिलेटेड है परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि जैसे हमने कुछ मटेरियल परचेज किया है तो उसको हमने अगर यूज नहीं किया, वो हमारी मतलब कि नहीं है, तो उसको हमने रिटर्न कर दिया है, तो उसको किस हेडिंग में डालेंगे? परचेजेस रिटर्न में। ठीक है, जैसे गुड्स परचेज्ड इफ रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, से दे आर डिफेक्टिव एंड सो मैनी रीजन हो सकते हैं, दे आर रिकॉर्डेड अंडर द हेड ऑफ परचेजेस रिटर्न, या उसको किसमें कह सकते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। ओके, और नेक्स्ट हेडिंग है सेल। द टर्म सेल रेफरेंस टू द अमाउंट फॉर which earned by the businessman for the sold of goods and service render. ठीक है, it also included both cash and credit sale. Under this head, मैंने ये स्पेशली दूसरे कलर में लिखा है आपको पॉइंट आउट कराने के लिए. Under this head only includes sale of goods and service and thus do not include the sale of asset. ठीक है, अगर जिस टर्म्स में, जिस प्रोडक्ट में बिजनेस डील करता है, उस प्रोडक्ट की सेल को ही हम सेल के अंडर हेड में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, अगर हमने फर्नीचर या मशीनरी या बिल्डिंग वो सेल की है, डेट इज नॉट आवर सेल्स. ठीक है, वो एसेट सेल्स होगी. अगर सपोज करो अगर बिजनेसमैन का फर्नीचर का ही बिजनेस है, तब उस फर्नीचर सेल को हम सेल के हेड में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इस बात में आपने कि जिस चीज में पर अपना बिजनेस डील करता है, उस चीज की अगर सेल या परचेज होती है, वो परचेज और सेल हेड के अंदर रिकॉर्ड होगी. ओके, देन इस सेम है सेल्स रिटर्न. वही चीज है कि दोज गुड्स विच आर रिटर्न बाय द कस्टमर फॉर एनी रीजन. ठीक है ना, फॉर एनी रीजन, तो उसको हम किसके हेड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे? सेल रिटर्न की. फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू द लेट सप्लाई या डिफेक्टिव गुड्स है उसके एस वन से, तो इट आल्सो नोन एज द सेल्स रिटर्न एंड सेल इनवर्ड. सेम हेडिंग है, इसका मतलब सेम ही है. ओके, नेक्स्ट की कौन सी डेफिनेशन है हमारी? डेटर्स. डेटर्स ए पर्सन हु ओन्स मनी टू द बिजनेस इज नोन एज ए डेटर. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डेटर्स और क्रेडिटर के बीच में. मैं आपको क्लियरली आपको बताती हूँ, आपने ध्यान से सुनना है. ए पर्सन हु ओन्स मनी टू द बिजनेस इज नोन एज ए डेटर्स. ठीक है, जो ओन कर रहा है मनी. ओके, और कलेक्टिव डेटर्स को हम अंडर द हेड हम किसमें डालते हैं? सन्ड्री डेटर्स. ओके, और सेम वैसे ही हमारा क्या है? क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स इज ए पर्सन हु हैज गिवन सम बेनिफिट टू द बिजनेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर. उसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर. अगर हमने गुड्स परचेज की है क्रेडिट बेस पे, तो उसके पैसा भी हमने बाद में देने हैं, लेकिन हमें उसने गुड्स दे दी है, तो उसको किस कैटेगरी में हम डालेंगे? क्रेडिटर्स के. और कलेक्टिवली क्रेडिटर्स आर नोन एज ए सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड टोटल क्रेडिटर्स. ये हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं. तो इसको हम आगे बैलेंस शीट में जाके लिखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. अभी मैं सिंपली आपको डेफिनेशन के बारे में ही समझा रही हूँ. तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो अकाउंटिंग टर्म्स की, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली डेफिनेशंस के बारे में आपको बताऊंगी. अभी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई है या कुछ मुश्किल है, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना. ओके, थैंक यू एंड वेलकम.